नमस्कार साथियों, दिव्य दृष्टि क्लासेज में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज इस वीडियो में हम भाषा की जो इकाइयां हैं, से किस तरह से अलग-अलग तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास अवश्य देखनी चाहिए। आपको एक सूचना और दे दूं साथियों कि पीएसआई जो है, विशेषतः अपना टारगेट पीएसआई रहेगा। पीएसआई में 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र विशेषतः हिंदी का ही होता है, जिसमें 100 प्रश्न एक काफी बड़ा रेशियो। जबकि दूसरा प्रश्न पत्र है, उसमें 100 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित। तो कहें कि हिंदी है, वो ही आपको पीएसआई बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाली। तो हम आपके साथ के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे। अगर ऑफलाइन की बात करें, देखो ये हमारे 2 ब्रांच आपको दिख रही हैं। रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा जयपुर और गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर। ऑफलाइन बैच है जो शुरू हो चुका है। आपके जो भी साथी हो वो बता सकते हो बेझिझक कि हिंदी को पूरी तरीके से एक पर्सनली गाइड के तौर पर मैं आपके साथ रहने वाला हूं। तो इसलिए चाहे किसी भी तरह से जो भी कमी हमें नजर आएगी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टॉपिक टेस्ट के माध्यम से, क्लास में पर्सनल एक एक बच्चे पर ध्यान रखते हुए हम इसी तरह से तैयारी करवाएंगे। तो जो भी साथी हो जुड़ना चाहे तो ये दोनों एड्रेस आपके सामने हैं और ये नंबर लिखे हुए हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, देखो हिंदी की। हिंदी के परिचय के तौर पर एक छोटी सी बात हम पहले यहां समझेंगे और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है साथियों। देखो, ये जो हिंदी विषय है अपना, इसको भाषा के तौर पर जाना जाता है। किसके? भाषा। अब आपके जो जोड़ी गई है पाठ्यक्रम में, तो भाषा के रूप में। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न भी यही रहता है कि भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये भाषा शब्द है, ये संस्कृत की भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? भाष धातु। संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई है। किसकी भाई? भाषा शब्द की। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि जो ये भाष शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो इस भाष का क्या अर्थ होता है? तो इस भाष का अर्थ होता है भाई प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। अब हमारे पास एक सीधा सा प्रश्न ये आ गया कि जब भाष का अर्थ प्रकट करना है, तो क्या प्रकट किए जाते? तो हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारे मन में जो भाव उठते हैं, तो मन के तो क्या हो गए भाई? भाव हो गए। और हमारे जो मस्तिष्क में आते हैं, वो मस्तिष्क के क्या हो गए? विचार हो गए। तो मस्तिष्क के विचार इस तरह से क्या प्रकट किए जाते हैं? मन के भाव और मस्तिष्क के विचार प्रकट किए जाते हैं। अब हम भाषा की परिभाषा के तौर पर हम कहें तो कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिससे मन के भाव और मस्तिष्क के विचार प्रकट किए जाते हैं। तो ये बात थी भाषा की। अब कोई भी भाषा हो सकती है, उसके माध्यम से हम करते क्या हैं? अपने विचारों को, अपने भावों को चाहते ही तो प्रकट करते। तो ये ही भाषा होती है। अब बात कर लेते हैं भाषा के। देखो भाई, सामान्य तौर पर इसके 3 रूप माने जाते हैं। सबसे पहला है वो है लिखित भाषा। कौन सा होता है भाई? लिखित भाषा। लिखित भाषा, अगर हम अपने विचारों को लिख करके तक पहुंचाते हैं, तो कौन सी? लिखित भाषा होती। दूसरा जो रूप है भाई, वो होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा का मतलब ये है
कि हम बोल करके दूसरे तक जो अपने विचार पहुंचा रहे हैं, बोल करके वो मौखिक, मुख से बोल रहे हैं, तो मौखिक हो गए। और तीसरा जो होता है भाई, वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, तो आप जानते हैं कि कई बार हम न तो बोलते और न ही लिखते, बल्कि इशारों से काम चल जाता है। इशारे क्या संकेत होते हैं। जैसे किसी बात के लिए ऐसे गर्दन हिला देते हैं, का मतलब हाँ बोला नहीं लेकिन गर्दन हिला दी, गर्दन हिलाने समझ गए हाँ स्वीकृति है। गर्दन ऐसे हिला देते हैं, मतलब स्वीकृति नहीं है। किसी के सामने इस तरह से कर दें तो इसका मतलब क्या, चुप होने के लिए बोला जा रहा है भाई। तो हम कह सकते हैं कि ये संकेत होते हैं, और संकेतों से अपनी बात पहुंचा दी जाए, वो सांकेतिक भाषा का ही काम करती है। तो सामान्य रूप से कितने हो गए भाई, तीन। लेकिन अगर मैं बात कर लूं किसकी दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से इसके तीन भेद नहीं, कितने माने जाते हैं, दो। क्योंकि देखिए, व्याकरण में हमें लिखना सिखाया जाता है, का उच्चारण करना सिखाया जाता है, यानी बोलना भी सिखाया जाता है, जबकि व्याकरण में इशारों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से साथियों दो ही भेद स्वीकार किए जाते हैं, एक तो लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। ये व्याकरण की दृष्टि से दो रहेगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो भाषा है वो लिखित होती है और भाषा है वो मौखिक होती है। तो इसी से किस तरह के प्रश्न हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ये भाषा की इकाइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने आ गए हैं, और इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। परीक्षा में किसी न किसी रूप में ये पूछे ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती। तो आप लोग ध्यान देंगे जरा, जैसे मैंने ये लिखा कर, अब इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, क प्लस ए। अब हम देखते हैं कि इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये जो इकाई है इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है भाई, ये वर्ण है। क्या है, वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा भी यही दी जाती है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो सबसे छोटी इकाई हो गई, टुकड़े नहीं होते इससे ज्यादा। इसका मतलब है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वर्ण हुई भाई, वर्ण। ठीक है ना, वर्ण। ये आपका उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां से कुछ बातें हमें और सीखने को मिलेंगी, तो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। देखो, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो लिखित रूप में पूछा है भाई। तो आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर ये लिखे हुए ही तो है, लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल लिखे हुए। इसका मतलब लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई भी तो बताओ यही हुई। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, इसका मतलब हुआ लिखित रूप में भी सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, वर्ण ही होगी, क्योंकि लिखा हुआ हमें सामने दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भाषा है लिखित होती है, दूसरी मौखिक होती है। तो अब पूछा गया है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी। मौखिक रूप, जब मुंह से अपन बोल, तो आपको पता है ध्वनि निकलती। क्या निकलती है, ध्वनि। तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई भाई, ध्वनि हुई। ठीक है, आप लोग इस तरह से समझिए इस बात को, जो ध्वनि है ना, इसका लिखित रूप तो क्या होता है भाई, वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। और वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है, ध्वनि होती। आप इस उदाहरण से समझिए एक बार। कोई भी बच्चा होता है, घर पर हम प्यार से किसी अलग नाम से पुकारते हैं उसे, लेकिन जब स्कूल में ले जाते हैं तो लिखित में जो डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम है वो कुछ अलग लिखवा देते हैं। तो बताओ, बच्चा वही है या अलग अलग है। तो आप कहेंगे बच्चा तो वही है। बच्चा तो वही है, लेकिन जब उसका बोलने का नाम है ना घर का, वो अलग है, और लिखित में स्कूल में नाम अलग है। सेम उसी तरीके से इकाई ये दोनों सेम है,
वर्ण या ध्वनि कहेंगे। लेकिन जहां बोलने की बात होगी वहां ध्वनि, और जहां लिखित की बात होगी वहां वर्ण। इसीलिए कहेंगे कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है, और वर्ण का मौखिक रूप क्या है, ध्वनि है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। तो सीधे शब्दों में मैं आपसे यह कह सकता हूं, भाई जहां लिखने की बात होना, सबसे छोटी इकाई लिखने पर कौन, तो वर्ण उत्तर करना है। और बोलने पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि उत्तर करना है। बस ये बात ध्यान रखना। अब इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। तो प्रश्न है हमारे सामने, देखो, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। ऐसा दिमाग लगाओ, उच्चारण कब होता है, जब बोलते हैं तभी तो होता है ना। मतलब बात बोल की आ गई और बोलने की आ गई, तो इसका उत्तर भी बताओ क्या रहेगा, ध्वनि रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ध्वनि, ये बात है। आगे देखो जरा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाई सारे शब्द सेम है, लेकिन यहां पर एक सार्थक शब्द जुड़ गया, सार्थक, और ये सार्थक ही अलग है यहां से। इसको समझो, सार्थक क्या है, से प्लस अर्थ, फिर अक प्रत्यय निकाल दो, तो मतलब अर्थ के साथ। मैं ऐसे कहूं सीधी भाषा में, इसका कोई अर्थ निकले, वो होता है सार्थक। तो अब आपको सबसे छोटी ऐसी इकाई छांटनी है जिसका अर्थ निकलना चाहिए। अब देखते हैं अर्थ किसका निकलता है। देखो, आप कहेंगे जैसे मैं वर्ण रूप में लिख रहा हूं, बताओ इसका कोई अर्थ निकलता है क्या। आप कहोगे नहीं सर, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। अब मैं इसको अक्षर रूप में लिख देता हूं, चलो, क्या इसका अर्थ निकलता है। तो आप कहोगे कैसे कबूतर, लेकिन कैसे कबूतर अर्थ नहीं ना, वो बच्चों को सिखाने के लिए हम संकेत ध्वनि ले लेते हैं ऐसे, बाकी ये अर्थ नहीं ना। कई लोग कैसे कमल भी तो, कबूतर कमल, ये इसका अर्थ नहीं, इसका भी अर्थ नहीं निकला। लेकिन अगर मैं इसके साथ में ऐसे कर दूं कल, तो अब देखो इसका अर्थ निकल गया। आने वाला दिन भी कल होता है, बीता हुआ दिन भी कल होता है, अंग जो होते हैं उनको भी कल कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका अर्थ निकला। तो ये इकाई क्या कहलाती है, ये इकाई शब्द कहलाती है ना। तो इसका मतलब है कि शब्द, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो देखो जहां अर्थ की बात होगी, सबसे छोटा शब्द दिख रहा है सब। तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर प्रश्न इस तरह से आता है, तो अर्थ के आधार पर तो देखो अभी अभी हमने बताया ही है, क्या होता है बोलो, शब्द होता है। तो ये शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, लो भाई, एक प्रश्न है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। तो देखो सार्थक शब्द तो भाई इसमें भी है, लेकिन इसके साथ में पूर्ण जुड़ा हुआ है। तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और सार्थक मतलब अर्थ निकले, इसका पूरा अर्थ निकले, वो पूर्ण सार्थक इकाई होगी। मैं आपसे केवल ऐसे कह दूं कल, तो क्या आप पूरा अर्थ समझ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन हम इसमें ही वाक्य बना देते हैं, कल रविवार है, अगर ऐसा कहें तो आप पूरी बात समझ गए कि हाँ भाई कल रविवार। तो पूरा अर्थ निकल के आ गया। तो पूरा अर्थ निकल के आता है किसका भाई, वाक्य का, वाक्य का। तो इस तरह से ये प्रश्न है ना, ये किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि भी होता है, ये ध्यान रखना है। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। बोलने की बात जहां हो वहां पर ध्वनि उत्तर, लिखने की बात जहां पर हो वर्ण उत्तर, अर्थ की बात जहां पर हो शब्द उत्तर, पूरे अर्थ की बात हो तो वहां पर वाक्य। तो इस तरह से ये प्रश्न है जो बनेंगे। ओके, तो ये थी भाई भाषा की इकाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। राइट, तो बने रहिए। एक सूचना के साथ में मैं आपको बता देता हूं साथियों, पीएसआई का बैच है वो अपना शुरू हो गया है।
पीएसआई जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है वो कौन सा है? हिंदी। इसमें 100 प्रश्न रहने वाले हैं और इन 100 प्रश्नों के लिए 100 प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और विश्वास रखिए कि आपको 90 प्लस प्रश्न है कराने में हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो हमने जैसा कि बताया आपको, हमारा ऑफलाइन बैच जो है ये हो गया है रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा जयपुर, गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर, दिव्य दृष्टि क्लासेज ये। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और लगातार आप जुड़े रहिए। हिंदी विषय से संबंधित रोज मैं नई नई जानकारी, नई नई बातें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और अब जाते जाते लाइक और बेल आइकन का जरूर ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।